एक ऐसी रात जो आज भी लोग नहीं भूल सके। 3 दिसंबर 1984 की रात, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी ने दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर बना दिया। एक पॉइजन क्लाउड ने हज़ारों लोगों की जान ले ली और लाखों को हमेशा के लिए बीमारियों का शिकार बना दिया। लेकिन कौन जिम्मेदार था? यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन या सरकार की लापरवाही भी इसमें शामिल थी? आज हम डिस्कस करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी का पूरा केस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इस ट्रेजेडी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी? तारीख 2-3 दिसंबर 1984। लोकेशन यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट, भोपाल, मध्य प्रदेश। टॉक्सिक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या हुआ था? 2 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। ये गैस एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है जो पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ होती है। ये गैस हवा से मिलते ही लंग्स, आइज़ और नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। 3,000 लोग तुरंत मर गए और आने वाले सालों में 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 5 लाख से ज़्यादा लोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, बर्थ डिफेक्ट्स और कैंसर से सफ़र करने लगे। लीक का क्या कारण था? सबसे पहले, प्लांट मेंटेनेंस बहुत ख़राब थी। सेफ्टी सिस्टम्स फेल हो गए थे। उसके अलावा प्लांट के स्टोरेज टैंक में ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भर दी गई थी। पाइप्स और वॉल्स पुराने थे और लीक प्रूफ नहीं थे। वार्निंग सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा था। गैस लीक का लोगों पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स दोनों पड़े। शॉर्ट टर्म में जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, ब्लाइंडनेस, और लॉन्ग टर्म में जैसे लंग डिजीज़ेस, कैंसर, इम्यून डिसऑर्डर्स, बर्थ डिफेक्ट्स जैसे असर लोगों पर देखने को मिले। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का बेसिक मुद्दा कॉम्पनसेशन और लाइबिलिटी का था। इंडियन गवर्नमेंट का एक्शन। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट पास किया। इस एक्ट के थ्रू सिर्फ सरकार ही विक्टिम्स के बिहाफ पे केस फाइल कर सकती थी। 1986 में यूनियन ऑफ इंडिया ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया और $3.3 बिलियन का कॉम्पनसेशन डिमांड किया। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने क्लेम किया कि इंडियन सब्सिडरी दैट इज़ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इंडिपेंडेंट थी और पेरेंट कंपनी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। केस यूएसए के कोर्ट्स में फाइल किया गया, पर यूएस कोर्ट ने बोला कि इंडियन कोर्ट्स ही बेस्ट फोरम है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इंडियन कोर्ट्स में केस और सेटलमेंट। 1987 में इंडियन कोर्ट्स में केस शुरू हुआ। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अप्रूव किया जिसमें $470 मिलियन दैट इज़ INR 715 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया गया। ये सेटलमेंट कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि दिया गया अमाउंट बहुत कम था। विक्टिम्स और एक्टिविस्ट्स ने प्रोटेस्ट किया कि इतने बड़े डिज़ास्टर के लिए कॉम्पनसेशन बहुत लो है।
सेटलमेंट के की पॉइंट्स। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने टोटल $470 मिलियन, दैट इज़ INR 715 करोड़ दिया। ये पैसा विक्टिम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का ज़िम्मा इंडियन गवर्नमेंट का था। सरकार ने ये भी इंश्योर किया कि आगे ऐसी गलती ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पैसा विक्टिम्स तक टाइम से नहीं पहुंचा। काफ़ी लोगों को सही अमाउंट नहीं मिला। हेल्थ इश्यूज आगे भी चलते रहे, बट मेडिकल सपोर्ट प्रॉपर नहीं था। लीगल इश्यूज इन द केस। ये केस सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का नहीं था, बल्कि कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल लॉस और ह्यूमन राइट्स का भी एक बड़ा मुद्दा था। फर्स्ट, कॉरपोरेट लायबिलिटी। क्या यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल थी? यूनियन कार्बाइड का कहना था कि इंडियन सब्सिडरी, दैट इज़ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, रिस्पॉन्सिबल है, ना कि US बेस्ड पेरेंट कंपनी। बट इंडियन कोर्ट्स ने यह नहीं माना और कहा कि पेरेंट कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। सेकंड, कॉम्पनसेशन। क्या अमाउंट सही था? 715 करोड़ का सेटलमेंट बहुत कम था, क्योंकि इनिशियल डिमांड $3.3 बिलियन की थी। विक्टिम्स के मेडिकल बिल्स, लॉस ऑफ लाइवलीहुड और रिहेबिलिटेशन के लिए ये सफिशिएंट नहीं था। थर्ड, क्रिमिनल लायबिलिटी। क्या एग्जीक्यूटिव्स को सज़ा मिली? 2010 में भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के 7 फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स को सिर्फ 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फ़ाइन इम्पोज करके छोड़ दिया। मेन एक्यूज्ड वॉरेन एंडरसन, CEO ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, कभी अरेस्ट ही नहीं हुआ और 2014 में उनकी US में डेथ भी हो गई। विक्टिम्स के लिए ये एक बड़ा इनजस्टिस था। फोर्थ, एनवायरमेंटल लॉज। क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो हो रहे थे? 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को रेगुलेट करता है। इस ट्रेजेडी के बाद पोल्यूशन कंट्रोल और हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। इम्पैक्ट ऑफ द केस। फर्स्ट, स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल लॉज। इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को रेगुलेट करता है। सेकंड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इंक्रीज़। लोग PIL फाइल करके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने लगे। थर्ड, कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी। ये केस एक प्रेसिडेंट बना कि कैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अकाउंटेबल हो सकती हैं। फोर्थ, हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ गई। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक कॉरपोरेट नेग्लिजेंस और गवर्नमेंट फेलियर का एग्जाम्पल थी। विक्टिम्स जस्टिस का वेट कर रहे थे और ये केस एक इम्पॉर्टेंट लेसन है एनवायरमेंटल सेफ्टी और ह्यूमन राइट्स के लिए। इंडिया में कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लॉज स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन अब भी काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका क्या ओपिनियन है इस केस पर? क्या विक्टिम्स को सही कॉम्पनसेशन मिला? कमेंट्स में बताएं।
Stay aware, stay legal.